उन्होंने मुझे ज़मीन पर दबा रखा है। एक आदमी मेरी जेबें टटोल रहा है और दूसरा मेरी टांग को घूरते हुए कह रहा है, मुझे इसका ये हिस्सा चाहिए। मेरे आसपास खड़े लोग मेरे मरने के बाद सामान कैसे बांटना है उसी पर बहस कर रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है, इतनी ठंड है कि शरीर सुन्न पड़ चुका है। और अब मुझे समझ आ रहा है, जिन पड़ोसियों पर मैंने भरोसा किया था वही असली दरिंदे हैं। दरवाज़ा भी मैंने ही खोला था। मैंने सोचा था कि आखिर तक इंसानियत बची रहेगी, लेकिन मैं गलत था। मेरी सांसें धीरे धीरे टूट रही हैं और मरने से पहले मैं सिर्फ एक कसम खाता हूँ, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। और इस बार मैं इन सबको उनके किए की कीमत खून से चुकवाऊंगा। लेकिन तभी मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ। कमरा गर्म है, मेरे शरीर में वो जमा देने वाली ठंड नहीं है। मैं घबराकर खुद को छूता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या उन हैवान पड़ोसियों ने मुझे मार नहीं दिया था? तभी मेरी नज़र तारीख पर पड़ती है। मैं सच में वापस आ चुका हूँ। अभी प्रलय शुरू नहीं हुआ है। कुछ महीनों बाद एक सुपरनोवा विस्फोट पूरी दुनिया को बर्फीले नरक में बदल देगा। तापमान -70 डिग्री तक गिर जाएगा। बर्फीले तूफान पूरे शहर निगल जाएंगे और 95% इंसान मर जाएंगे। पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि मैं सुपरमार्केट वेयरहाउस में काम करता हूँ और मेरे पास थोड़ा बहुत राशन जमा था। लेकिन आखिर में उन्हीं लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे मारकर खाने तक लगे। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। इस बार मैं पहले से तैयारी करूंगा। इतना सामान जमा करूंगा कि कोई मुझे छू भी ना सके। और जब सही समय आएगा तब मैं एक एक करके उन सभी गद्दारों से बदला लूंगा। अचानक मेरी नज़र अपने सामने बने एक अजीब सी स्पेस पर पड़ती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। एक अनंत स्टोरेज स्पेस। दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे सच में खास शक्ति मिल चुकी है। मैं इस जगह का अंत तक नहीं देख पा रहा। इस शक्ति की मदद से मैं अनगिनत सामान जमा कर सकता हूँ। और अगर ऐसा है तो मैं अपने सुपरमार्केट के साउथ चाइना वेयरहाउस को पूरी तरह खाली कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हो गया तो प्रलय के दौरान मुझे कभी भी राशन या संसाधनों की चिंता नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मुझे भी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। जैसे ही बर्फीला प्रलय शुरू होगा पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ढह जाएगी। पैसा सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाएगा। इसीलिए अभी मैं जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हर ऑनलाइन लोन ऐप से पैसा निकाल चुका हूँ और अब मेरे पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हैं। लेकिन मेरे पास ये सब खर्च करने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। बहुत समय बाद मैं ऐसा असली खाना खा रहा हूँ। सिर्फ एक निवाला ही मुझे सपना जैसा लग रहा है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में बैठी 2 लड़कियां लगातार मेरी तरफ देख रही थीं। उनमें से एक लड़की ने अपनी दोस्त से धीरे से कहा, यूचिंग वो लड़का वही है ना जो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता था? उसकी दोस्त हंस पड़ी। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, देखो उसे, वो इतनी महंगी जगह पर खाना खा रहा है। उस लड़की की नज़रें मेरे चेहरे पर नहीं मेरे पैसों पर थीं। फिर उसने धीरे से अपनी दोस्त से कहा, कहीं वो कोई अमीर घर का लड़का तो नहीं? यूशिंग ने अपने बाल पीछे किए और हल्की मुस्कान दी। उसकी वही मासूम मुस्कान जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत तक पहुंचाया था। फिर उसने अपनी दोस्त से कहा, मैं उसे थोड़ा टेस्ट करूंगी। अगर वो सच में अमीर निकला तो फिर मैं उसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। मैं दूर बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। पहले मैं उसकी हर मुस्कान पर पागल हो जाता था, लेकिन अब मुझे उसकी मुस्कान के पीछे छिपा लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिल टेबल पर रखा और वहां से बाहर निकल गया। अब मुझे सुपरमार्केट जाकर बहुत सारा सामान खरीदना था। वेयरहाउस वाली योजना के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, अरे जहांगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत रुक गया। फिर मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी आंखों में ठंडी नफरत उतर आई। वो यूशिंग थी। उसके चेहरे पर वही नकली मासूमियत थी। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था, पिछली जिंदगी में उसी लड़की ने लोगों को उकसाकर मेरी पसलियां तोड़वाई थीं। उस पल मेरे दिमाग में वो बर्फीली रात फिर घूम गई। मैं जमीन पर पड़ा दर्द से चीख रहा था और वो लड़की मेरे ऊपर खड़े होकर हंस रही थी। मेरे हाथ अपने आप कस गए। मैंने मन ही मन उससे कहा, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। लेकिन बाहर से मैंने हल्की मुस्कान दिखाते हुए उससे कहा, मैं बस सुपरमार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा सामान खरीदना है। जैसे ही उसने ये सुना उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने तुरंत कहा, सच में कितना अच्छा संयोग है। उसकी दोस्त भी तुरंत बोल दी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। फिर दूसरी लड़की मुस्कुराकर बोली, वैसे भी हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था वो मेरी मदद नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैंने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। मैं ट्रॉली को धीरे धीरे बिलिंग काउंटर की तरफ धकेल रहा हूँ। मेरे पीछे लोगों की लाइन लगी है, लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ मेरे सामान पर टिकी हुई हैं। चावल के बोरे, पानी के कार्टन, डिब्बाबंद खाना, दवाइयाँ, इतना राशन कि एक परिवार महीनों जिंदा रह सके। कैशियर स्कैन करते करते रुक जाता है। वो मेरी तरफ देखकर निगलता है, सर ये सब आपका ही है? मैं बिना भाव बदले सिर हिला देता हूँ। बीप, बीप, बीप। हर स्कैन के साथ पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट तेज होती जा रही है।
एक लड़की धीरे से अपनी दोस्त से कहती है, हे भगवान, ये तो कम से कम 10,000 से ऊपर का सामान होगा। उसकी दोस्त मेरी तरफ घूरते हुए मुस्कुराती है। और देखो, पेमेंट करते वक्त पलक तक नहीं झपका रहा। लगता है सच में कोई रिच सेकंड जनरेशन है। मैं कार्ड मशीन पर टैप करता हूँ। पेमेंट तुरंत सफल हो जाता है। उनकी आंखों की चमक और बढ़ जाती है। वो लड़की अचानक मेरे पास आ जाती है और ट्रॉली में झांकने लगती है। झांगी, तुम इतना खाना खरीद क्यों रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन मैं जानता हूँ ये नकली है। पिछली जिंदगी में यही लोग सबसे पहले मेरे घर में घुसे थे। यही लोग मेरी लाश के पास खड़े होकर बहस कर रहे थे कि मेरा मांस कैसे बांटना है। मेरे सीने में ठंडा गुस्सा उठता है, लेकिन बाहर से मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। क्या पता, मैं धीरे से कहता हूँ, अगर कभी दुनिया खत्म हो गई तो? वो जोर से हंस पड़ती है। दुनिया खत्म? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। उसकी दोस्त भी हंसने लगती है। हाँ, तुमने कहीं कोई डिस्काउंट तो नहीं पड़ लिया? खुद ही सब खरीदने लगे। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। अगर इन्हें पता चल जाए कि कुछ महीनों बाद तापमान -70 तक गिर जाएगा, अगर इन्हें पता चल जाए कि लोग भूख में इंसानों को खाना शुरू कर देंगे, तो शायद ये अभी इसी वक्त पागल हो जाएं। वो लड़की अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है। ऐसे वो मुस्कुराकर कहती है, आज मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, बदले में डिनर तो बनता है ना? उसकी दोस्त तुरंत बोल पड़ती है, हाँ, वही महंगी रेस्टोरेंट वाली जगह चलते हैं जहाँ तुम अक्सर जाते हो। मैं ट्रॉली पकड़कर आगे बढ़ता हूँ। पीछे से वो लड़की आवाज़ देती है, तो डिनर पक्का? मैं बिना मुड़े जवाब देता हूँ, अगले महीने। लेकिन मेरे चेहरे पर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि मुझे पता है अगले महीने तक ये पूरी दुनिया नरक मैं सामान लेकर बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहा हूँ। नीचे खड़े लोग मेरे बैग को देखकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है, इतना सामान आखिर कौन खरीदता है? कोई मुझे घूर रहा है जैसे मैं कुछ छुपा रहा हूँ। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मुझे पता है आने वाले दिनों में यही सामान सबसे कीमती चीज़ बनने वाला है। तभी सामने लिन दामा दिखती है। ये औरत हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके ढूंढती रहती है। पिछली जिंदगी में प्रलय शुरू होने के बाद इसने पड़ोसियों का खाना चुराया था, और आखिर में लोगों ने इसे जिंदा पीट डाला था। वो मेरे बैगों को देखते हुए पास आती है और हंसकर बोलती है, अरे छोटे झांग, इतना सारा सामान अकेले क्या करेगा? आधा मुझे दे देना। मैं उसे देखकर मन ही मन हंसता हूँ। इसे अभी भी लगता है मैं पहले जैसा सीधा इंसान हूँ। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, नहीं, ये सब मैं खुद खाने वाला हूँ। इतने में उसका बच्चा मेरे बैग से चॉकलेट निकाल लेता है। मैं तुरंत उसके हाथ से चॉकलेट वापस ले लेता हूँ। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। लिंदामा तुरंत गुस्से में बोलती है, तू पागल है क्या? बच्चे से चॉकलेट छीन रहा है। मैं ठंडे चेहरे से जवाब देता हूँ, खानी है तो खुद जाकर खरीद लो। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत मुझे घूरकर बोलती है, एक चॉकलेट ही तो थी, बच्चे को दे देता। मैं उनकी तरफ देखकर सोचता हूँ, तुम लोगों को अभी भूख की असली कीमत पता नहीं। कुछ दिनों बाद लोग खाने के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे का गला काटेंगे। मैं बिना और बहस किए सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। पीछे से अभी भी लिन दामा की आवाज़ आ रही है। वो लोगों से मेरी बुराई कर रही है। कुछ लोग सिर हिला रहे हैं जैसे गलती मेरी ही हो। मैं लिफ्ट के पास पहुंचता हूँ, तभी सामने कैनिंग और उसकी दोस्त खड़ी मिलती हैं। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी नज़रें बार बार मेरे सामान पर जा रही हैं। कैनिंग हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, झांगी हमें अंदर नहीं बुलाओगे क्या? उसकी दोस्त भी हंसते हुए कहती है, इतना सामान लाए हो, पार्टी तो बनती है। मुझे साफ समझ आ रहा है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मुझे काम है, आज नहीं। कुछ सेकंड के लिए दोनों के चेहरे अजीब से हो जाते हैं। फिर कैनिंग ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, लेकिन बाद में बुलाना मत भूलना। मैं कुछ नहीं कहता। लिफ्ट खुलते ही अंदर जाता हूँ और सीधे अपने फ्लैट तक पहुँचता हूँ। दरवाज़ा बंद करते ही बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता है ये लोग अभी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। असली चेहरे तो प्रलय शुरू होने के बाद सामने आएंगे। फिर मैं कमरे के बीच खड़ा होकर आज खरीदा हुआ सारा सामान देखने लगता हूँ। अब सबसे ज़रूरी काम है इन्हें स्पेस में रखना। मैं एक एक करके सामान अपने स्पेस में डालना शुरू करता हूँ। कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े बैग गायब होने लगते हैं। पूरा कमरा खाली सा हो जाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अगर ये चीज़ें एक रात स्पेस में रहने के बाद भी खराब नहीं हुई, तो फिर खाने की चिंता लगभग खत्म हो जाएगी। मैं कुर्सी पर बैठकर आगे की तैयारी के बारे में सोचने लगता हूँ। अगर मुझे प्रलय में आराम से जीना है तो सबसे पहले खाने का इंतजाम पूरी तरह पक्का करना होगा। लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रलय शुरू होने से कुछ दिन पहले मैं सीधे वेयरहाउस साफ कर दूंगा। वहाँ इतना सामान है कि अकेला मैं कई साल निकाल सकता हूँ। खाने के बाद अगली सबसे बड़ी समस्या है ठंड। पिछली जिंदगी की याद आते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। बाहर हर तरफ बर्फ थी। लोग ठंड से कांप रहे थे। कई लोग तो रात में सोते सोते ही मर गए थे। मैं कमरे के चारों तरफ नजर घुमाता हूँ। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, सबसे पहले हीटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तुरंत फायरप्लेस का ख्याल आता है। अगर घर में अच्छा फायरप्लेस लग जाए और साथ में मोटी इंसुलेशन लेयर हो, तो बाहर चाहे जितनी बर्फ गिरे अंदर गर्मी बनी रहेगी। लेकिन इंसुलेशन लगाने का मतलब है पूरा घर दोबारा रेनोवेट करना पड़ेगा। मैं दीवारों को देखते हुए सोचता हूँ, काम बड़ा है, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं बाकी सबसे बेहतर जीना चाहता हूँ। मैं तय कर चुका हूँ, अगर घर की मरम्मत करनी है तो ऐसा करूंगा कि ये पूरा घर लोहे का किला बन जाए। इस बार मैं दोबारा मरना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं।
मैं कमरे को देखते हुए सोचता हूँ, दीवारें मजबूत करनी होंगी, खिड़कियों पर स्टील लगाना होगा, बाहर से कोई अंदर घुस ही ना पाए। खाने का इंतजाम तो आसान है, दवाइयाँ भी गोदाम से मिल जाएंगी, बाकी चीज़ें पैसे लेकर खरीद जा सकती हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ एक है, हथियार। मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ, कुल्हाड़ी, क्रोबार, माचेते, ये सब तो आसानी से मिल जाएगा। फिर मेरे चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। क्रॉसबो, एयरगन, कंपाउंड बो, इनके भी जुगाड़ हैं, लेकिन बंदूकें। मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। चीखते लोग, लूट, खून। मैं दांत भींच लेता हूँ। प्रलय में असली राजा सिर्फ गर्म हथियार होते हैं। पूरा एक रात गुजर जाती है। सुबह होते ही मैं तुरंत उस स्पेस के अंदर रखे सामान को चेक करने जाता हूँ। कल जो सब्जियां और मांस रखा था उन्हें निकाल कर देखता हूँ। मैं चौंक जाता हूँ। कुछ भी खराब नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल ताज़ा है, जैसे अभी अभी खरीदा हो। फिर मेरी नज़र मछलियों पर पड़ती है। कल जो जिंदा मछलियां डाली थीं वो सारी मर चुकी हैं। मैं झुककर ध्यान से देखता हूँ। मरी हुई हैं, लेकिन सड़ी नहीं। मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। मतलब ये स्पेस चीज़ों को खराब नहीं होने देता। इसमें प्रिजर्व करने की ताकत है। मैं तुरंत सोच में डूब जाता हूँ। बस एक कमी है, इसमें जिंदा चीज़ें नहीं रह सकती। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में नया ख्याल आता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अगर खाना ताज़ा रह सकता है तो पका हुआ खाना भी हमेशा गर्म और फ्रेश रह सकता है। मैं फ़ोन उठाता हूँ और बड़े होटल का नंबर डायल करता हूँ। लाइन जुड़ते ही दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल पुरुष मैनेजर की आवाज़ आती है। नमस्ते सर, यहाँ होंगफू यांशा होटल है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं बिना रुके सीधा बोलता हूँ, मुझे 500 टेबल का सबसे हाई एंड खाना बुक करना है। एक पल के लिए लाइन पर सन्नाटा छा जाता है। फिर आदमी की आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। सर आपने कहा 500 टेबल। मैं शांत लेकिन ठोस आवाज़ में जवाब देता हूँ, हाँ, 500 टेबल 2 दिन के अंदर तैयार चाहिए। वो गहरी सांस लेता है। सर ये ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसका खर्च करोड़ों तक जाएगा। मैं बिना झिझक कहता हूँ, पैसे की चिंता मत करो, अकाउंट भेजो, अभी एडवांस ट्रांसफ़र करता हूँ। अब दूसरी तरफ तुरंत हलचल शुरू हो जाती है। मैनेजर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। ठीक है सर, अगर आप 20 लाख एडवांस भेज देते हैं तो हम तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे। मैं ठंडी आवाज़ में सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, अकाउंट भेजो। और उसी पल होटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। किसी की आवाज़ आती है, इतना बड़ा ऑर्डर 2 दिन में कैसे पूरा होगा। मैनेजर जोर से आदेश देता है, कोई सवाल नहीं, सब लोग तुरंत काम पर लगो, ये ऑर्डर हर हालत में पूरा होना चाहिए। मैंने अपने माता पिता का घर गिरवी रख दिया। अब मेरे हाथ में करीब 5 लाख बच गए हैं। मैं सड़क पर खड़ा होकर सोचता हूँ, घर की रीडिज़ाइन तो हो जाएगी लेकिन दवाइयाँ, हथियार, ये पैसा काफ़ी नहीं है। मेरी मुट्ठी कस जाती है। और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भाई पैसे की ज़रूरत है क्या। मैं मुड़कर देखता हूँ। एक अजनबी आदमी खड़ा है, चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो। वो हल्के से हंसता है, भाई मेरे पास पैसा है, बस ब्याज थोड़ा ज़्यादा है। मैं समझ जाता हूँ, तो तुम लोग शार्ट लोन देते हो। उसकी आंखें चमक जाती हैं। हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं। मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे 5 लाख चाहिए। वो थोड़ा आगे आता है, आवाज़ धीमी करता है, इतना बड़ा अमाउंट आसान नहीं है। मैं बिना हिचक कहता हूँ, मैं 3 महीने में पूरा पैसा वापस कर दूंगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। अच्छा, फिर तो बात बन सकती है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, चलो कंपनी चलते हैं, वहाँ बैठकर डिटेल में बात करते हैं। मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ। मन में सिर्फ एक बात गूंज रही है, ये पैसा मुझे किसी भी हालत में तैयार रहना है, अगली लड़ाई के लिए। मैं उस कंपनी के दफ्तर में बैठा हूँ। माहौल ठंडा है, लेकिन अंदर का दबाव साफ महसूस हो रहा है। मैनेजर मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है, ये वही है जो 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं प्राइवेट लैंडिंग कंपनी से। दूसरा आदमी फाइल पलटते हुए कहता है, 5 लाख ये छोटा अमाउंट नहीं है। मैं शांत बैठा रहता हूँ। उनमें से एक आगे झुककर बोलता है, इंटर, हमारी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, पहले से बता देते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, मुझे पता है, बिजनेस के लिए चाहिए, 1 महीने में वापस कर दूंगा, ब्याज ज़्यादा हो तो भी चलेगा। कमरे में थोड़ी खामोशी छा जाती है। फिर मैनेजर बोलता है, ठीक है 5 लाख लो, 1 महीने बाद तुम्हें 7 लाख लौटाने होंगे। मैं सिर हिलाता हूँ, ठीक है। वो आगे नियम जोड़ता है, लेकिन गारंटी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी वैल्यू वाली चीज़। मैं तुरंत बोलता हूँ, मेरी ये घर है, इसकी कीमत 5 लाख से ज़्यादा है। दूसरा आदमी फाइल देखकर बीच में रोकता है, नहीं ये घर करीब 4 लाख का ही है। मैं बिना रुके कहता हूँ, आज ही पैसे चाहिए, मैं 4,50,000 भी मान लूँगा। कमरे में हलचल बढ़ जाती है। थोड़ी देर बहस के बाद मैनेजर सिर हिलाता है, ठीक है, हम थोड़ा नुकसान झेल कर डील कर रहे हैं। वो फाइल आगे सरकाता है, साइन करो। मैं दस्तखत करता हूँ। अगले ही पल मैसेज आता है, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं स्क्रीन देखता हूँ और मुट्ठी धीरे से कस जाती है। अब खेल शुरू हो चुका है। उधर ऑफिस के कोने में बैठा मैनेजर फाइल बंद करता है और हल्की हंसी छोड़ता है। ये आदमी सच में बेवकूफ़ निकला। वो अपने साथी की तरफ देखकर धीरे से बोलता है,
5 लाख के बदले 5,50,000 की प्रॉपर्टी दे दी और ऊपर से हमें धन्यवाद भी कर रहा है। कमरे में बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। दूसरा आदमी फुसफुसाता है, मुझे तो नहीं लगता ये पैसा वापस कर पाएगा। मैनेजर कुर्सी पीछे झुकाकर ठंडे स्वर में कहता है, बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसे लोगों से ही तो कमाई होती है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है। पहले ब्याज से दबाओ, फिर और दबाओ, और आखिर में सब निकाल लो। वो फाइल पर उंगली मारते हुए आगे कहता है, अगर फिर भी बचने की कोशिश की तो हम दूसरे तरीके निकाल लेंगे। कमरे का माहौल अब और भारी हो जाता है। एक कर्मचारी धीरे से पूछता है, सर अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो? मैनेजर मुस्कुराता है, तो उसकी हर चीज़ का हिसाब होगा। वो खिड़की की तरफ देखता है और ठंडी आवाज़ में जोड़ता है, यहाँ पैसा ही सब कुछ है, और जो नहीं दे सकता वो खत्म हो जाता है। और बाहर शहर की रोशनी चमक रही होती है, जैसे अंदर चल रही इस साजिश से बिल्कुल बेखबर। मैं थोड़ा रुककर सामने खड़े आदमी को देखता हूँ। वो खुद को एक बड़ी सुरक्षा कंपनी का मैनेजर बता रहा है, जानलोंग सिक्योरिटी कंपनी। वो बोलता है, सर हम आपको दुनिया की सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी सर्विस दे सकते हैं। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, मुझे एक ऐसा सुरक्षा घर चाहिए जो किसी भी हालत में टूट ना सके, यहाँ तक कि दुनिया खत्म हो जाए तब भी। मैनेजर तुरंत सिर हिलाता है, हमने ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी बनाए हैं, टॉप लेवल सुरक्षित बंकर और सिक्योर हाउस। वो फाइल खोलकर सामने रखता है। पूरा ढांचा स्टील एलॉय से मजबूत किया जाएगा, खिड़कियों में बुलेट प्रूफ ग्लास, एयर सिस्टम को फिल्टर और सील किया जाएगा, चारों तरफ सीसीटीवी और मोशन डिटेक्शन। मैं धीरे धीरे तस्वीरें देखता हूँ। उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, दरवाजे मल्टी लेयर सिक्योर होंगे, कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। मैं हल्का सिर हिलाता हूँ, मतलब पूरा घर एक लोहे का किला बन जाएगा। वो उत्साहित होकर बोलता है, हाँ सर, अगर आप इसमें हथियार सिस्टम और सिक्योर अपग्रेड जोड़ दें तो ये सच में एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, मन में एक ही विचार चलता है, अब मेरा घर सिर्फ घर नहीं रहेगा। अब आप इस किले के बारे में और कुछ समझना चाहते हैं क्या? मैनेजर मुझे ध्यान से देखता है। मैं हल्की ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, मैंने बाहर भी काम किया है, मैं भाड़े का सैनिक रह चुका हूँ। कमरे का माहौल थोड़ा दे जाता है। वो तुरंत गंभीर हो जाता है। जानलोंग सिक्योरिटी कंपनी प्रोफेशनल कंपनी है, हम सिर्फ सुरक्षा सिस्टम बनाते हैं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए सीधे पूछता हूँ, तो फिर हथियार का क्या? वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सावधानी से बोलता है, सर हम उस तरह की चीज़ों में सीधे शामिल नहीं होते। मैं हल्का सिर झुका देता हूँ, मुझे बस एक सुरक्षित घर चाहिए, और इसमें रहने के लिए खुद की सुरक्षा भी। मेरी आवाज़ शांत है, लेकिन अंदर का इरादा साफ है। अगर तुम मदद कर सकते हो तो कीमत कोई मुद्दा नहीं है। वो फाइल बंद करते हुए कहता है, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन हम संभाल सकते हैं, सबसे मजबूत सिक्योर हाउस हम बना देंगे। फिर थोड़ा रुककर जोड़ता है, आपकी डिमांड के हिसाब से इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि फुल लेवल बनकर बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, समय कम है, आधा महीना से ज़्यादा नहीं। वो भरोसे के साथ जवाब देता है, 15 दिन में आपका सिक्योर हाउस तैयार हो जाएगा। मैं बाहर निकलता हूँ और मन में सिर्फ एक बात चलती है, अब अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। हालांकि अभी तक बंदूकें मिलना मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत सारे हथियार जुटा चुका था, माचेते, कुल्हाड़ी, क्रोबार, प्रलय के लिए यही असली ताकत है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अभी के लिए यही काफ़ी है, बाकी बाद में देखा जाएगा। तभी फ़ोन आता है, सर आपके द्वारा ऑर्डर किए गए 500 टेबल के भोज तैयार हैं, क्या अभी डिलीवरी भेज दें? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, सीधे भेज दो। मेरी आवाज़ शांत है, प्रलय में हॉटपॉट के बिना कुछ नहीं चलता। फ़ोन पर दूसरी तरफ हल्की घबराहट और हैरानी मिलती है। उसी समय मैं एक और ऑर्डर देता हूँ, मुझे 10,000 यूनिट हॉटपॉट बेस चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ अटक जाती है, 10,000? मैं सीधा कहता हूँ, हाँ, मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है। फ़ोन रखने के बाद कुछ ही देर में डिलीवरी ट्रक आने लगते हैं, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी रुक जाती है। इतना सारा सामान अंदर नहीं जा सकता, मालिक को आना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और शांत आवाज़ में कहता हूँ, ये सब मेरे ऑर्डर हैं। पास में खड़ा एक बुजुर्ग गार्ड शख्स से दिखता है, ये खाने की डिलीवरी है या कोई पूरा गोदाम? वो ऊपर नीचे ट्रकों की लाइन देखकर हैरान है। मैं हाथ उठाकर इशारा करता हूँ, इनको अंदर आने दो। ड्राइवर भी चौंक कर कहता है, भाई हम तो बस डिलीवरी वाले हैं, इतना सामान पहली बार किसी एक जगह ले जा रहे हैं। मैं धीरे से दरवाज़ा खुलवाता हूँ और ट्रकों की लाइन धीरे धीरे अंदर दाखिल होने लगती है, जैसे कोई छोटा सा बाजार सीधे मेरे किले की तरफ आ रहा हो। ट्रक एक एक करके अंदर आते हैं। गेट पर खड़ी लड़की हैरानी से देखती है, ये तो पूरे कैटरिंग ट्रक हैं, इतने सारे, ये तो कम से कम सैकड़ों टेबल का सामान है। वो ट्रकों की लंबी लाइन देखकर दंग रह जाती है। और ये गाड़ियाँ साधारण नहीं हैं, ये तो सीधा 5 सितारा होटल जैसी कैटरिंग है। वो धीरे से बड़बड़ाती है, कम से कम लाखों का ऑर्डर तो होगा ही। उसकी आंखों में शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। जानवी ये बंदा सच में छुपा हुआ अमीर निकला लगता है। वो थोड़ा आगे झुककर और ध्यान से देखती है, इतना पैसा, इतना खाना, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही सोच आ जाती है। वो धीमे से मुस्कुराती है, अगर इसे पकड़ लिया तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो खुद से बड़बड़ाती है, अब इसे और करीब लाना होगा, इसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। वो ट्रकों को जाते हुए देखती रहती है, जैसे अपने अगले कदम की योजना बना रही हो।
और अंदर मैं शांत खड़ा हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कि कोई मुझे निशाना बना चुकी है। अगर ये सब तुम्हारा ऑर्डर है तो ठीक है, अंदर ले जाओ। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ। धन्यवाद अंकल। आप लोग ये सब पहले सोसाइटी के अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखवा दीजिए। डिलीवरी वाले लोग सामान उतारने लगते हैं। कभी फांग यकीन मेरे पास आकर रुकती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है,